What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to स्टरलर फैमिली. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डे जानेंगे, इसके बाद में फिर आप लोगों का क्विज होगा जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, वीडियो का फिर हम लोग आर्टिकल डिस्कस करेंगे, फिर वीडियो के एंड में क्विज होगा, उससे ये पता चलेगा ये लेक्चर कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न हमारा रहने वाला है आज के इस डिस्कशन का। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में। यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल ये नर्सिस डे के बारे में। देखिए खासकर इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन सीधा सीधा आप लोग जानते हैं कोविड-19 की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में महामारी है, तो जो नर्सेज हैं उनके बारे में हर जगह आप लोगों ने सुना होगा कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए। तो इंटरनेशनल नर्सेज डे जो है यहाँ पर ये जो ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 12 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर सोसाइटी में नर्सेज का उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसी के चलते जो थीम है 2020 की, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, नर्सिस ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो ये इसकी थीम है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हेल्थ सिस्टम में, जो नर्स का रोल आप लोगों ने देखा होगा। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, जिसको ICN आप वो लोग बोलते हैं, वो सेलिब्रेट करती है इसको 1965 से, यानी कि 1965 से इसको ये सेलिब्रेट करती हुई आ रही है। 1974 में 12 मई को चूज किया गया था सेलिब्रेट करने के लिए। रीजन क्या था? रीजन यहाँ पर ये है क्योंकि ये जो बर्थडे है यहाँ पर ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी ये ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन की एक पर्सनैलिटी थी जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थी, जिनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया फाउंडेशन रखने के लिए मॉडर्न नर्सिंग के लिए। तो इसी के नाम पर यहां पर ये डे जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ICN यानी कि इंटरनेशनल जो काउंसिल ऑफ नर्सिंग है, यहाँ पर इसके बारे में अगर बात करें, काउंसिल ऑफ नर्सेज ये प्रिपेयर करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है जो नर्स के लिए जो भी किट रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें खासकर एजुकेशनल और पब्लिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशनल मटेरियल होता है, जिसके चलते जो नर्सेज हैं जहां पर भी हैं वो अपना रोल ढंग से प्ले कर सकें। 1988 यानी कि 1998 से 8 मई को डेजिग्नेट किया गया एज ए नेशनल स्टूडेंट नर्सिस डे। तो ये भी आप लोग याद रखते हैं, 8 मई को नेशनल स्टूडेंट एज नर्सिस डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, आइए अब आगे चलता हूं। आज का क्विज देख लेते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में मैं आंसर बताता हूं। बिना ऑप्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट आप लोगों को करने हैं, एग्जाम में ऑप्शन होंगे तो काफी आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया इसका नाम आप लोगों को बताना है। फूड जो आइटम होते हैं, खासकर इसी के साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन और इसी के साथ में कोविड-19 से लड़ने के लिए हाइड्रोक्लोरोक्विन जो मेडिसिन है, तो यहां पर मालदीव, मेडागास्कर और 2 कंट्री को यहां पर भेजनी है। तो इस पर्टिकुलर मिशन का नाम क्या है जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट यहां पर जो ये बेसिकली मेटेरियल ले जाया जाएगा तो केसरी नेवल सीफेज के थ्रू इसको ले जाया जाएगा। कौन कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर इसमें काम कर रही है ये आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी के द्वारा रिलीज किया गया कॉमेमोरेटिव स्टैम्प, जिसमें 40वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है, जिसमें स्मॉल पॉक्स को खत्म किया गया था। तो किसके साथ में मिलकर यहां पर यह सेलिब्रेट किया जा रहा है ये बताना है आप लोगों को। प्रवासी यह राहत मित्रा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये ऐप, जिसमें कोविड-19 से रिलेटेड जो मरीज हैं जो अलग अलग पार्ट से कंट्री से आए हैं तो उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है गवर्नमेंट स्कीम की। तो कौन से किस राज्य के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट बात की जा रही है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसको मिनी रत्ना बोला जाता है। आज के डेट में ये PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो कौन सी मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ये आता है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर सुफला फर्टिलाइजर। तो सुफला फर्टिलाइजर को एक और नाम से पुकारा जाता है। इसके अंदर में 15-15-15 की मात्रा में, यानी कि 15-15-15 का औसत जो अनुपात रहता है उसमें नाइट्रोजन, पोटास और एक और मिला हुआ कुछ इसमें एक कंपोनेंट रहता है, वो कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। 15-15 की क्वांटिटी में रहते हैं, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है। इंपॉर्टेंट है यहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है मून के बारे में। आप लोगों को पता है मून जो है वो ऑर्बिट लगाता है, चक्कर लगाता है यहां पर पृथ्वी के चारों ओर। तो यहां पर जब पृथ्वी के पास में होता है तो तब क्या बोलते हैं, और जब दूर होता है तो तब क्या बोलते हैं। तो ये 2 टर्म आप लोगों को यहां पर बतानी है जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो अभी आप लोगों को आंसर बताऊंगा, मैच कर अपना स्कोर जरूर लिखा कीजिए, शर्माना नहीं है, चाहे 0 ही मार्क्स क्यों ना हो, इसका मतलब आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। तो इसीलिए यहीं पर ही आप लोग मेहनत कर लीजिए, एग्जाम में फिर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले मिशन का नाम है यहां पर मिशन सागर, जिसके चलते हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन और भी कई सारी चीजें मालदीव, मेडागास्कर, सीसेल्स और कोमोरोस को भेजी जा रही है हमारी कंट्री के द्वारा। सिर्फ यूज किया जा रहा है यहां पर केसरी, और इसी के साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिलकर इस ऑपरेशन पर काम कर रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी के साथ में स्मॉल पॉक्स जो है उसकी 40वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, इसको खत्म करने की। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया प्रवासी राहत मित्रा ऐप,
जो कि यहाँ पर बाहर से जो भी लोग उत्तर प्रदेश के अंदर हैं उनकी हेल्प करेगा, खासकर गवर्नमेंट की स्कीम उन तक पहुंचाने के लिए। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसको आरसीएफ के नाम से जानते हैं, ये एक मिनी रत्न है, हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में आती है। नेक्स्ट बात की जा रही है सुफला के बारे में। एक फर्टिलाइजर है, यानी कि एक तरीके से खाद आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें 15-15-15 की मात्रा में यहां पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाया जाता है, जिसको एनपी के नाम से भी आप लोग जानते हैं कई बार। इसमें S15 इसको बोला गया बेसिकली, ठीक है। तो नाम याद रखेगा, सुफला यहां पर S15 लिखे तो ये सारी चीजें याद रखेगा, ठीक है। तो एनपी के नाम से इसको नॉर्मली आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। इसी के साथ में यहां पर ये जो बेसिकली पोटास होता है उसके लिए के यूज करते हैं, ठीक है। तो कभी आप लोग सोचे कि के कहां से आ गया। मून जो होता है उसके अराउंड जो मून जो होता है पृथ्वी के अराउंड चक्कर लगाता है इलिप्टिकल, जो बेसिकली ऑर्बिट में। तो यहां पर जो ऑर्बिट रहता है जब सबसे पास में होता है तो उसको पेरिजी बोलते हैं, ठीक है, और जब से दूर होता है उसको अपोजी बोलते हैं। तो याद रखना इसके बारे में, क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाता है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आज के आर्टिकल्स देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक कर नजर डालते हैं। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर देखते हैं, इसमें बात की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है। इनके द्वारा सुरक्षा स्टोर करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है, सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसका डिपार्टमेंट है यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनके द्वारा सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं इसके बारे में। आगे यहां पर जो ये बेसिकली डिपार्टमेंट कंज्यूमर अफेयर है, ये ज्वाइन हैंड कर रहा है, इनके अकेला काम नहीं कर रहे हैं। यहां पर टेक स्टार्टअप यहां पर जिसका नाम है सेफ जॉब, और इसी के साथ में ये है यहां पर सेकिफी, ठीक है। तो इनके साथ में मिलकर ये काम कर रहे हैं, जिसके चलते जो किराना स्टोर होते हैं, आप लोगों ने आसपास में जहां से आप लोग सामान खरीद कर लेकर आते हैं, तो किराना स्टोर लेवल पर उनको ऑल ओवर कंट्री, यानी कि पूरी कंट्री में किराना स्टोर को एजुकेट किया जाएगा। क्योंकि देखिए हर एक कंट्री में जिस भी घर में सामान जा रहा है, आप लोग दाल खरीद कर लेकर आ रहे हैं, चीनी, चावल, जो भी गेहूं वगैरह, या फिर जो भी आप लोगों को सामान खरीदना है, वो सारा सामान आप लोग इन स्टोर से मैक्सिमम खरीद कर लेते आते हैं, जो आप लोगों के मोहल्ले पड़ोस में है। अगर वही ढंग से चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, कोविड-19 की बीमारी को अगर वहीं से ही फैलनी स्टार्ट होगी, तो एक ही जगह से हर एक घर में पहुंच जाएगी। तो बेसिकली उसी को ध्यान में रखते हुए लोगों को एजुकेट किया जाएगा, और ये डिसाइड किसके द्वारा किया गया? डिसाइड किया गया यहां पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है FSSAI, ठीक है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है, जो कि हमारी कंट्री में किस तरीके से फूड सेफ्टी होनी है और स्टैंडर्ड रखना है, बेसिकली जो चीजें होती हैं उनका। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है कई बार। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है? तो स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो लॉ के थ्रू बनाई जाती है। जी हाँ, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हमारी कंट्री में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है यहां पर 2006 का, उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। तो ये एक एग्जीक्यूटिव जो सॉरी स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए, आज की डेट में इसके चेयरपर्सन कौन है? और दूसरा दो क्वेश्चन बता दीजिए चले, कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था? हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर में है। तो ये इसके द्वारा स्टोर की गई है बेसिकली ये प्रोटोकॉल। इसी के साथ में जो इनिशिएटिव है उसका एम ये भी है कि सबके अकाउंट में जो भी मोबाइल है, सबके एप्लीकेशन आरोग्य सेतु होना चाहिए, जिसके बेस पर लोगों को ट्रेस भी किया जा सके। तो सुरक्षा स्टोर जो है यहां पर ये एक तरीके से ऑपरेट किया जाएगा, एक तरीका इनिशिएटिव इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये तमाम चीजें इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर डेटा के बारे में, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से बन जाता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया एक डेटा कि कंट्री में नेशनल बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो डेटा जो कंपाइल किया गया यहां पर ये स्टैटिस्टिक्स, इसको बोलते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, जिसके तहत यहां पर ये डेटा कंपाइल किया जाता है। कौन करता है यहां पर? ये याद रखना, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यहां पर इसको कंपाइल करता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में ही। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में सेंसस कंडक्ट कराता है, जिसको हिंदी में आप लोग जनगणना बोलते हैं। तो अब की बार जो जनगणना लास्ट वाली थी, ये थी 2011 की। अब नेक्स्ट जो जनगणना होने वाली है वो 2021 में हमारी कंट्री में जनगणना होने वाली है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में ये आता है यहां पर।
जो कि हमारी कंट्री में सेंसस कंडक्ट कराता है। इसी के साथ में कब इसका फॉर्मेशन किया गया था, तो आजाद भारत में यहां पर इसका फॉर्मेशन 1961 यानी कि 1961 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। तो इसके द्वारा डेटा जो रिलीज किया गया है उसमें बोला गया कि नेशनल बर्थ रेट जो है वो यहां पर 20 है, डेथ रेट जो है वो 6.2 है, और इसी के साथ में इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट है वो 32 आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों ने सुना होगा IMR भी आप लोग बोलते हैं कई बार। तो मध्य प्रदेश में जो है यहाँ पर आज के डेट में अगर IMR की आप लोग बात हैं, जिसको बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट का मतलब है जो बच्चे होते हैं, तो एक साल के अंदर अंदर 1000 बच्चे अगर पैदा हुए हैं तो 1000 बच्चे में से कितने बच्चों की डेथ हो गई है, इसको आप लोग बोलते हैं IMR। तो IMR सबसे बेकार जो है वो मध्य प्रदेश का हमारी कंट्री में, यानी कि आप लोगों को पता चलना चाहिए यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, वो क्वेश्चन बन सकता है। और जो सबसे अच्छा है यहाँ पर ये किसका है, ये है नागालैंड का। तो दोनों को आप लोग एक बार मैप में देख भी लीजिए, मध्य प्रदेश और नागालैंड। तो सबसे बेकार जो IMR है यहाँ पर ये है मध्य प्रदेश का, ठीक है, और जो सबसे अच्छा है हमारी कंट्री में वो नॉर्थ ईस्ट का हमारा राज्य है नागालैंड, ठीक है। तो ये आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में जो बात की जा रही है वो मैंने अभी आप लोगों को बताई थी कि अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो एक साल के अंदर अंदर उसमें से कितने बच्चों की डेथ हो जा रही है, उसको IMR बोलते हैं। अगर बात करें हमारी कंट्री में अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में, तो सबसे लीस्ट बर्थ रेट है, इनके सबसे कम बच्चे पैदा होते हैं, और बिहार के अंदर हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर दिल्ली जो है उसका लोवेस्ट डेथ रेट है और छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट डेथ रेट है, यानी कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं, दिल्ली में सबसे कम लोग मरते हैं। सबसे ज्यादा लोग पैदा होते हैं बिहार में, सबसे कम लोग पैदा होते हैं अंडमान निकोबार में। सबसे ज्यादा IMR है मध्य प्रदेश का, सबसे कम IMR है नागालैंड का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। IMR जो अकॉर्डिंग टू जो डेटा यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिक्लाइन हो रहा है, अगर 1971 के सेंसस के हिसाब से यहाँ पर काउंट किया जा रहा है। अब तक 35 डिक्लाइन बोला जा रहा है कि IMR में, खासकर गांव वाले एरिया में यहां पर ये अभी खत्म हुआ है। क्योंकि गांव वाले एरिया में क्यों बोला गया है IMR के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो जाती है तो गांव वाले एरिया में ही उसको यहां पर जो प्रेग्नेंट वुमेन को जो दाई वगैरह होती है वो बच्चे को बेसिकली पैदा कराने के लिए यूज किया जाता है दाई को। पर लेकिन आज के डेट में तो हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, पर फिर भी बहुत सारे एरिया है जहां पर आज के डेट में भी दाई जो है यहां पर ये इस तरीके काम करती है, जिनसे कई सारे बच्चों की जान भी चली जाती है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होती नहीं है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों से बन सकता है। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और ये जो डेटा है इंपॉर्टेंट है, आप लोग आंसर राइटिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं या फिर निबंध राइटिंग में भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर अभी रिसेंटली मिलकर नर्सिंग नाउ कैंपेन और इसी के साथ में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज से रिलेटेड एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा, स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा रिलीज की गई है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नर्सिंग नाउ कैंपेन और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ही हम लोगों ने डिस्कस किया ये इंटरनेशनल नर्सिंग डे के बारे में, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट यहां पर बन जाता है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2020 को यहां पर ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स ये डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि जो डॉक्टर की हेल्प करती है एक तरीके से उस इंसान को स्वस्थ होने में, तो नर्सिंग और मिडवाइफ जो रहती हैं उसका ये ईयर डिक्लेयर किया गया है। ये क्वेश्चन बन जाएगा किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया, तो ये किया गया यहां पर UN के द्वारा, ठीक है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो अगर हम लोग माने यहां पर, तो शॉर्टेज है आज के डेट में नर्सिस की कई सारी जगह पर, और इसी के साथ में इंक्रीज भी यहां पर बेसिकली हो रही है 5.7 मिलियन नर्सिस, ठीक है। तो इंक्रीज हो रही है पर लेकिन फिर भी शॉर्टेज है, और सबसे ज्यादा जो शॉर्टेज है यहां पर वो साउथ एशियन रीजन में आप लोगों को नजर आएगी, खासकर इंडिया वाला रीजन भी आप लोग बोल सकते हैं, यूरोपियन और इसी के साथ में मेडिटेरियन जो है यहां पर ये डिपेंड रहते हैं काफी हद तक जो माइग्रेंट नर्सिस हैं। यानी कि अगर मान लीजिए हमारी कंट्री में से कोई नर्स बन रही है जाकर कहां पर, जैसे यूरोपियन कंट्री में, चाइना, यहां पर अगर बात करें हम लोग फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर पोर्चुगल के अंदर, तो ये हमारी कंट्री से जाते हैं तो माइग्रेंट नर्सिस के ऊपर काफी डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि वहां पर कोई लोकल नर्सिस आप लोगों को ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहां पर वर्ल्ड नर्सिंग 2020 किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नर्सिंग नाउ कैंपेन और इसी के साथ में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यहां पर जान लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में कोविड-19 के चलते हैं। तो ये एक UN यानी कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि रेस्पॉन्सिबल है पब्लिक हेल्थ के लिए। इसी के साथ में ये UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का एक पार्ट है। हेडक्वार्टर इसका जनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये एक ऑटोनोमस ऑफिस है जो कि 6 ऑफिस है यहां पर अलग अलग, जो कि अलग अलग एरिया में काम करते हैं। अभी इनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। उसमें यहां पर आप लोगों को नजर आएगा कि यहां पर ये जो बेसिकली 6 सेमी रीजनल ऑफिस इसके काम करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 7 अप्रैल को स्टेब्लिश किया गया था 1947 में, इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वर्ल्ड हेल्थ डे भी कब रहता है, ये 7 अप्रैल को ही रहता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहां पर बन जाते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसको वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन बोले कि वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो ये भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही
तैयार की जाती है। जो 6 रीजनल इसके ऑफिस है उसमें से एक इंपॉर्टेंट ऑफिस यहां पर इंडिया के अंदर भी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, वेस्टर्न पैसिफिक, ये अमेरिका, दो यहां पर अलग अलग रीजन में है। अफ्रीका वाला यहां पर कोंगो के अंदर है, यूरोप का वाला डेनमार्क के अंदर में है, साउथ एशिया का वाला इंडिया के अंदर है, मेडिटेरेनियन वाला इजिप्ट के अंदर है, ये वेस्टर्न पैसिफिक वाला फिलीपीन के अंदर है, और अमेरिका वाला यहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में है। तो ये मैच करने के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहां पर, ये बात करें यहां पर नेशनल वीरोलॉजी इंस्टीट्यूशन के बारे में। हमारी कंट्री में ये खासकर अगर बात करें आप लोग, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके साथ में मिलकर ये भारत बायोटेक ये इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ में मिलकर एक इंडिजिनियस वैक्सीन डेवलप करने की बात की जा रही है। वैक्सीन के लिए कहां से सैंपल उठा रहे हैं, तो हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है कोविड-19 के जितने भी केस जा रहे हैं वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी के अंदर, जिसको पुणे महाराष्ट्र में आप लोग आज के डेट में है, ये यहां पर जा रहे हैं। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे जाए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी कहां पर है, तो ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। तो वहां से जो वायरस स्ट्रेन है उसको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। कोविड-19 की दवाई के लिए बहुत सारे लोग आज के डेट में लगे हुए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी जो पुणे के अंदर में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं कि ये एक तरीके से पार्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, ठीक है। इसी के साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी को पहले वायरस रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसको आज के डेट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी के नाम से हम लोग पुकारते हैं। आखिर मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी के बारे में इतनी सारी बातें आप लोगों को क्यों बताई, तो कुछ रीजन है इसके पीछे। जी हां, कोविड-19 के चलते ये न्यूज में है, और हमारी कंट्री में ये WHO का यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसका एक आइडेंटिफाई सेंटर भी हमारी कंट्री में आप लोग बोल सकते हैं, जो कि अगर कोई डेटा उठाना होता है हमारी कंट्री से तो यहां पर इसी के थ्रू उठाया जाता है। बाकी और भी कई सारी चीजों के रिलेटेड यहां पर चीजें एक तरीके से वो नहीं बोलते हैं कि उनको निगरानी रखता है, ठीक है, तो मॉनिटर करता है। जैसे जापानीज इंसेफेलाइटिस हो गया, रोटा वायरस हो गया, मेसल्स हो गया, इसी के साथ में हेपेटाइटिस हो गया और कोरोना वायरस हो गया। तो ये हमारी कंट्री में इसी के द्वारा बेसिकली ये चीजें देखी जाती हैं। और अगर बात करें, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1952 में, तो काफी पुराना भी है ये, इसलिए भी इसके बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका हूं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च काफी पुराना इंस्टीट्यूट है, जो कि 1911 में हमारी कंट्री में बनाया गया था। और आज की डेट में किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये आता है। डॉक्टर बलराम भार्गव आज के डेट में इसके जनरल सेक्रेटरी है, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। तो ये जो बेसिकली रिसर्च एंड स्टडी का काम करता है, अगर कोई दवाई वगैरह के बारे में से बात की जा रही है बनानी, तो ये यहां पर काम करेगा। तो ये सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसमें किसान को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हमारी कंट्री में 117 मंडी है जो कि इंटीग्रेटेड है विद ई-नैम। ई-नैम मतलब यहां पर एक तरीके से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये जो बेसिकली इंक्रीज करने की बात की जा रही है कंट्री में 962 यानी कि 962। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा लॉन्च की गई है मंडीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ताकि ऑनलाइन मंडीज अब अवेलेबल होंगी, जिसमें कोकोनट और तंबाकू वगैरह यानी कि जो नारियल वगैरह है और जो तंबाकू वगैरह है उसको बेचा जा सकेगा। करंटली 150 कमोडिटी यहां पर ट्रेड की जाती हैं इस प्लेटफॉर्म पर। आगे आने वाले टाइम में और भी कई सारी चीजें यहां पर इसके ऊपर बेचने की कोशिश की जाएगी। अब तक यहां पर ऑयल सीड वगैरह, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह, फाइबर्स वगैरह या फूड ग्रेन्स वगैरह जो भी हो गया, अनाज वगैरह, वो सारी चीजें बेची जाती है। मोर देन यहां पर 1005 के करीब जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FPO बोलते हैं, यानी कि जो बेसिकली यहां पर ये प्रोड्यूस करते हैं उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है फार्मर से कनेक्टेड, वो रजिस्टर है ई-नैम में, यानी कि यहां पर ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में ये ऑलरेडी रजिस्टर हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था लॉजिस्टिक मॉड्यूल, जिसके चलते यहां पर जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है उनको यहां पर मॉड्यूल और इसी के साथ में ENWR के तहत यहां पर जो मिलकर काम करने की बात की जा रही थी, जिसमें वेयर हाउसेज भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच ली जा रही है, जो कि लगभग 15 राज्य आज के में इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिक फंडा क्या है? बेसिक फंडा यह कि जैसे किसान खेत में अपना सामान उगा रहे हैं, खेत में सामान उगाने के बाद में मार्केट तक वो पहुंचना चाहिए, तभी उनको उसका प्राइस मिल पाएगा। अपने खाने के लिए यूज कर रहे हैं वो सही है, पर लेकिन मार्केट तक भी वो पहुंचना चाहिए, तो उसके चलते यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के सामने, हालांकि पहले भी ये बता चुका हूं पर इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए इसको एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज कर देता हूं। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग बताइएगा। आप लोगों से मैंने पहले भी हालांकि पूछा था, ये बात की जा रही है यहां पर DHRUVS, ठीक है, धुर्स के बारे में पूछा गया था। तो ये क्या है और किस तरीके से काम करता है, तो इसके बारे में आप लोग बताइए। अगर आप लोगों को पता है वीडियो को पॉज करके नीचे आप लोग एक बार को लिख सकते हैं इसके बारे में, मैं आप लोगों को बताता हूं। वैसे रिसर्च सेंटर यहां पर है IMART, इमार्ट, ठीक है। तो RCI को बोलते हैं रिसर्च सेंटर इमार्ट।
तो इसका जो कि डिफेंस है हमारी कंट्री में, डीआरडीओ बोलते हैं जिसको आप लोग, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा यहां पर डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च। ये है यहां पर अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर। अल्ट्रावायलेट यानी कि जो यूवी रेज है उनको यहां पर यूज किया जाएगा, एक तरीके से अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं तो उसको यूज किया जाएगा इसके थ्रू चीजों को सैनिटाइज करने में। यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे मान लीजिए फोन में वायरस लग गया, लैपटॉप में, आईपैड में, पासबुक में, या फिर कोई ऐसी चीजें चलान पेपर वगैरह उनमें वायरस लग गया, तो आप लोग यहां पर पानी तो छिड़केंगे नहीं इनके ऊपर आकर कि हाँ वायरस को खत्म कर देते हैं, तो यहां पर अल्ट्रावायलेट रेज यूज की जाएंगी सैनिटाइज करने के लिए। तो जैसे करेंसी पे लग गया तो पानी में थोड़ी ना डालेंगे, नोट्स पे लग गया, ठीक है, तो इसके चलते 360 डिग्री एक्सपोजर जो होगा अल्ट्रावायलेट रेज का, उसके चलते जो प्लेस होगी, जो भी चीज होगी इसके अंदर उसको प्लेस किया जाएगा और फिर यहां पर वो सैनिटाइज हो जाएगी। तो यूजफुल है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए भी यहां पर ये। तो ये हमारी कंट्री में डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसको ध्रुव्स बोला गया है यहां पर, DHRUVS, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए बन सकता है, तो हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हैं, हमारी कंट्री में बेसिकली यहां पर ये फ्लाई एश के बारे में पहले आप लोग समझिए। फ्लाई एश क्या होती है? फ्लाई एश होती है जब कोयले को जलाया जाता है और उसकी राख बनती है, तो फ्लाई एश है यहां पर। तो ये कैरी की जा रही थी फ्लाई एश इंडियन थर्मल पावर स्टेशन टू बांग्लादेश के लिए फ्लाई एश जा रही थी, पर लेकिन जाते टाइम बीच में कई बार ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल जाती है, कई बार नाव वगैरह डूब जाती है और प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो सुंदरवन जो वाला एरिया है, सुंदरवन वाला एरिया कहां पर है? अगर आप लोग उसको देखेंगे यहां पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल में, सुंदरवन डेल्टा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इस पर्टिकुलर रीजन में यहां पर ये दुर्घटना देखने को मिली। तो इससे ये होता है, देखिए जिस भी एरिया में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो कई सारी जो बेसिकली यहां पर इन्वायरमेंट में मछलियां हैं उनको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यानी कि वहां का जो मौसम होता है बेसिकली उस पर्टिकुलर एरिया का इन्वायरमेंट वो खतरे में पड़ जाता है। तो फिशरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट के द्वारा बोला गया है कि इकोलॉजी जो है सुंदरवन डेल्टा की फ्लाई एश की वजह से यहां पर ये काफी प्रॉब्लम में आने वाली है, और जो हुगली रिवर की भी बात यहां पर साथ में की जा रही है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे यहां पर ये चीजें इस तरीके की मिलती जाती हैं तो काफी ज्यादा इंपैक्ट डालती है। तो 30 किलोमीटर लगभग हुगली रिवर में यहां पर इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ये बातें हैं बेसिकली। इसी के साथ में अराउंड 100 जो बांग्लादेशी जो बैरेज है, जिसमें लगभग 600 टन से लेकर 800 टन तक का यहां पर ये इंडियन वाटर के थ्रू यहां पर ये चल रहे थे कैरी फ्लाई एश लेते हुए। तो इसके चलते ऐसी प्रॉब्लम कई बार देखने को मिल जाती है, जो विसल थे वो डूब गए रिवर के अंदर में, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर जो लोकल जो फिशरी है उसको भी यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, उनको भी यहां पर मछली वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। तो लगभग 1000 जो फिशरमैन इस पर्टिकुलर एरिया में जो इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनकी लाइफ यहां पर प्रॉब्लम में पड़ने वाली है। तो ये जो फ्लाई एश है ये यहां पर कोयले को जलता है जब उससे निकाली जाती है बेसिकली, ठीक है। और इसको जो यूजफुल है यहां पर, ये कहां पर है? ये जैसे कि जो भी आप लोग यहां पर कंक्रीट का प्रोडक्ट करना है कि, ठीक है, इसी के साथ में जैसे फ्लाई एश जो रहती है उनको यूज किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए, ब्रिक यानी कि ईंट वगैरह बनाने के लिए। तो इस तरीके की चीजों में इनको यूज किया जाता है। तो इसलिए यहां पर बांग्लादेश इसको लेकर जा रहा था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। हालांकि न्यूज तो आप लोगों को पहले ही बताई जा चुकी है, पर लेकिन दूसरा एंगल आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। विशाखापत्तनम गैस लीक के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में एक कोर्ट है जिसको आप लोग बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एनजीटी। तो एनजीटी हमारी कंट्री में 2010 में बनाया गया था, और ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे पहले बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया में, फिर न्यूजीलैंड में, और तीसरी कंट्री हमारी थी। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर को देखता है। अगर बात करें यहां पर, अभी आप लोगों को पता है आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के अंदर अभी एक गैस ट्रेजी हुई, जिसमें जो एलजी पॉलीमर थी यहां पर ये कंपनी, इसमें से गैस रिलीज हुई और कई सारे लोगों की जान चली गई। तो अगर बात माने आज की डेट में हमारी कंट्री में कोई ऐसा कोई डेडिकेटेड लॉ नहीं है जो इन सब चीजों को टैकल कर सके, जबकि ऑलरेडी हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, पर फिर भी कोई ऐसी लायबिलिटीज नहीं मानी जाती है। अगर बात करें यहां पर स्टिक लायबिलिटीज की बात की जा रही है, ये अंग्रेजों के जमाने का लॉ है। तो इस स्टिक लायबिलिटी का मतलब ये होता है, अगर कोई कंपनी या फिर कोई पार्टी वो लायबल नहीं होगी, उसको रिक्वायर नहीं होगा कंपनसेशन पे करना, अगर कोई उसके प्रेमाइस में कोई ऐसी दुर्घटना घटती है, कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो इसको एक एक्सीडेंट कंसीडर किया जाएगा, यानी कि जानबूझकर नहीं किया, ये एक एक्सीडेंट है, तो इसमें उनको कोई लायबिलिटीज पे नहीं करनी है। तो अंग्रेजों के टाइम पर यहां पर ये लॉ बनाया गया था। ये बेसिकली 1868 की बात की जा रही है, तो इसको माना जाता है कि उनको छूट दी जाती है इसके तहत। एनजीटी में यहां पर यूज किया गया है, इसको स्टिक लायबिलिटी की कैटेगरी में रखा गया है, और बोला जा रहा है कि कोई ऐसा इनकी लायबिलिटीज नहीं है, पर फिर भी डिपॉजिट करने के लिए इनिशियल अमाउंट यहां पर
50 करोड़ रुपए यहां पर मांगा इनसे। फैक्ट फाइंडिंग एक कमेटी बनाएगी। तो यहां पर जो लोग हैं यहां पर ये बोल रहे हैं कि गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रोटेस्ट किया गया, लोगों के द्वारा बोला गया 1986 में यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक रूलिंग दी गई थी जिसमें यहां पर यह है यहां पर ओलियम गैस लीक। तो इसमें यहां पर बोला गया था कि एब्सोल्यूट लायबिलिटीज होनी चाहिए। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो है अगर उसके एरिया में कोई ऐसी चीजें हो रही हैं तो फिर उसको उससे छूट नहीं दी जाएगी, उसको कंपनसेशन यहां पर देना पड़ेगा और वो मैंडेटरी है, यानी कि देना ही देना पड़ेगा। तो इसको आप लोग यहां पर ये एब्सोल्यूट ये एक तरीके से लायबिलिटी में डालो, ना कि यहां पर स्टिक लायबिलिटी के अंडर में आप लोगों को डालना है। क्योंकि एब्सोल्यूट लायबिलिटी जब कंसीडर करोगे तभी हमारे संविधान में जब पार्ट 3 में आप लोग जाते हैं फंडामेंटल राइट के अंदर में, तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है और सीधा सीधा यहां पर जो गैस रिलीज हुई है उसमें लोगों की जान गई है। तो राइट टू लाइफ की कैटेगरी में आप लोग इसको काउंट करेंगे तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे कि यहां पर एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कौन सी गैस यहां पर रिलीज हुई थी? कई बार उसके बारे में बता चुका हूं, अब तो आप लोगों को याद हो गया। उस गैस का नाम बताइए आप लोग, काफी ज्यादा न्यूज में भी थी, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। एक स्कीम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता देता हूं। ये जो स्कीम है हमारी कंट्री में लॉन्च की गई थी, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो थी यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिलेटेड यहाँ पर इसका नाम दिया गया था और 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। तो 5 साल इसको कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं। तो 5 साल जो कंप्लीट हो चुके हैं अभी इसको देखा गया तो टोटल मिलाकर इसमें अगर यहां पर आप लोग देखोगे 2 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पर अब तक कनेक्ट इसके अंदर हो चुके हैं। तो इसके चलते जो कंडीशन होती हैं वो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा जो हमारी क्वेश्चन वाली वीडियो आती है, मैंने इसमें आप लोगों से क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कराया था इससे रिलेटेड। जो बेसिकली यहां पर जो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पहली बात तो ये है जिसको पेंशन मिलनी है। दूसरा उसकी एज जो है वो 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए अगर इस पेंशन का पार्ट आप लोगों को बनना है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर, ये जो स्कीम है मिनिमम आप लोगों को गारंटी पेंशन देती है 1000 रुपए, 5000 रुपए, हाँ 5000 से लेकर 5000 रुपए तक का। अगर आप लोग 60 ईयर की एज अटेंड करते हैं उसके बाद में, यानी कि 60 साल के बाद में 1000 से लेकर 5000 तक की पेंशन यहां पर मिलनी स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि आप लोग के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगी कितना अमाउंट आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर यहां पर देखिए कोई जैसे कि हस्बैंड और वाइफ है, किसी एक की डेथ हो जाती है तो दूसरे को यहां पर पूरी पेंशन यहां पर मिलेगी। अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो जो भी उनका नॉमिनी है जिसका फॉर्म में नाम लिखा होगा वो पूरा अमाउंट यहां पर क्लेम कर सकता है। इसी के साथ में एक स्कीम जो लॉन्च की गई थी, किसको रिप्लेस किया था इसने? तो स्वावलंबन योजना थी हमारी कंट्री में जिसको रिप्लेस कर ये स्कीम बनाई गई थी। ये जो थी एक तरीके से ओल्ड एज जो हमारी कंट्री में जो लोग हैं उनकी एक तरीके से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनके आगे पीछे कुछ नहीं है, प्रॉपर एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए उनकी हेल्प की गई यहां पर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 2015 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। कहां पर? कोलकाता, यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा कौन इसको इंप्लीमेंट करता है? इंप्लीमेंट करने वाला इसको है PFRDA, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर निकल जाता है। तो इसके बारे में ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट डे जाना, नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर क्विज देखा और उसका आंसर देखा। इसके बाद में हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि किस तरीके से जो कैराना वाले हैं उनको किस तरीके से अलर्ट किया जा रहा है। बेसिकली जो सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव के थ्रू रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ डेटा प्रस्तुत किया गया वो हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रिपोर्ट और उसके बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर समझा कि किस तरीके से जो नेशनल वीरोलॉजी इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पर उससे मिलकर कौन काम कर रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, किस तरीके चीजें डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। एग्रीकल्चर और मंडीज के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने जो धुरवास बेसिकली सैनिटाइजर है उसके बारे में जाना, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए। जो फिशरमैन है उसके बारे में कुछ बातें हम लोगों ने समझने की कोशिश की। इसी के साथ में गैस लीक के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने अटल पेंशन योजना के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जानी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अब आप लोगों के सामने आज का क्विज, ठीक है? ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगा, इतना पढ़ाया है तो भैया कम से कम ये भी तो चेक करना है कि कितना सुना है और कौन कौन सो रहा था, ठीक है? देखिए सोते तो नहीं हो, खैर मुझे पता है, पर लेकिन थोड़ा सा रिवीजन जरूर किया करो प्लीज इसको, ठीक है? लंबे समय तक याद रख पाओगे। बात की जा रही है यहां पर इंटरनेशनल नर्स डे के बारे में, तो इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। जो यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी पुणे के अंदर में ये किसका पार्ट है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि किसके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली जो रिलीज की गई रिपोर्ट स्टेट वर्ड्स जो नर्सिंग रिपोर्ट है 2020, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है स्टेट वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट के बारे में, ठीक है? तो आप लोगों को यहाँ पर जो बताना है, जिससे कि यहाँ पर तो बता दिया कि किसके द्वारा रिलीज की गई है। यहाँ पर एक नर्सिस ईयर भी बताया गया नर्स के लिए कि यहाँ पर 2020 को ये ईयर डिक्लेयर किया गया। तो वो डिक्लेयर किसके द्वारा किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है नेशनल बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये किसके द्वारा डेटा रिलीज किया गया हमारी कंट्री में? IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी
मोर्टेलिटी रेट जो है हमारी कंट्री में किसका सबसे ज्यादा है और किसका सबसे कम है, ये आप लोगों को बताना है। रिसर्च सेंटर जो है यहाँ पर इमार्ट, ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है ये ध्रुवाज, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बतानी है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लेक्चर को तभी लाइक और शेयर करना है अगर पसंद आया। अगर पसंद नहीं आ रहा आप लोगों को कुछ फायदा नहीं हुआ है, ना तो लाइक करना है और ना ही इसको शेयर करना है। बाकी अगर लगता है कि लेक्चर आप लोगों के काम का है तो पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगी, सारे लिंक जो है वो वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाते हैं। आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं जहां पर कई सारी पर्सनल चीजें भी शेयर की जाती हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। बाकी स्टडी लवर वीर के जो भी चैनल हैं फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर, वहां पर सारी एजुकेशन से रिलेटेड चीजें शेयर की जाती है। तो दोनों जगह आप लोग कनेक्ट होने के लिए वीडियो के नीचे सारे लिंक मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो। तब तक के लिए जय हिंद।